नमस्कार, राधे राधे। 26 फरवरी का जो है करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है? लोग दिए को सिर्फ अंधेरे में ही याद करते हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करे तो नाराज़ ना हो। क्योंकि दिया जो है हमेशा उजाले का ही काम करता है। दिए को तभी याद किया जाता है कि जब अंधेरा हो, तो उजाले के रूप में दिए को याद किया जाता है। इसका मतलब ये है, खुद पर गर्व करें कि आप दूसरे की उसमें यूज पे आ पा रहे हैं। कि कहने का मतलब आप उनका कोई काम कर पा रहे हैं या आप में कोई गुण है, तब आपको वो याद कर रहा है। पर स्वार्थी लोग तो स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ टाइम पे याद करते हैं और आपको बाद में याद नहीं करेंगे। पर आप उन लोगों से बहुत अत्यधिक जो स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ स्वार्थ से ही मतलब रखते हैं, सिर्फ उनसे दूर रहें। बाकी जो है अपने में, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, सेवा का भाव आपके अंदर है, तो आप बहुत अच्छे धनी व्यक्ति हैं, गुण से धनी व्यक्ति हैं। तो अपने ऊपर गर्व करने वाली ये बात है। चलिए, आज जो है पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत भारत जीपीटी समूह अपनी पहली चैट जीटीपी शैली सेवा कब लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मार्च 2024, अप्रैल 2024, जून 2024, सितंबर 2024। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि जीपीटी समूह जो है वो पहली चैट जीटीपी शैली सेवा, कौन सी सेवा है? चैट जीडीपी सॉरी जीपीटी सेवा जो है वो कब लॉन्च करेगा? इसका जो आंसर है वो है मार्च 2024। अभी मतलब अभी जो मार्च आने वाला है, उस 2024 में जो है ये चैट जीपीटी जो सेवा है वो लॉन्च कर देगा। अब ये सेवा है क्या? ये एक ऐसी सेवा है जैसे हमारा गूगल कार्य करता है, ठीक है? पर गूगल सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। पर ये जो है अत्याधुनिक एक एआई पर आधारित एक सेवा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ये आधारित है। और ये जो है बहुत अच्छी, मुझे ये लगता है, पर खासकर मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत अच्छी सेवा है। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, मतलब ये आनी चाहिए। और ये मार्च 2024 तक ये हो जाएगी। इसका क्या कार्य है कि आप जैसे गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है? गूगल पर सर्च किया तो उसने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी और उससे संबंधित बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने खोलकर रख दी, आप उनको खोलकर देखेंगे। पर इसमें क्या होगा भाई, अगर आप इस पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो इसमें बहुत सारा डाटा संग्रहित है और ये बहुत अच्छी कंप्यूटरिंग से ये बनाई गई है। तो आप भी इस पे कोई सर्च चीज़ करते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एक डेटा आपके सामने रख देगी। पर ये वेबसाइट नहीं देगी, ये जितनी भी जानकारी या कोई जानकारी है, उसने जो डेटा उसके अंदर है वो आप जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और उसके पास एक ऑप्शन होगा कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आप इसमें नहीं पर ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, तो इस पे जो भी और भी डाटा जो आपने सर्च किया था उससे संबंधित कोई और डाटा भी है, तो अगला पेज वो खोल देगी। और फिर भी उसके पास ऑप्शन, अपने पास ऑप्शन ये आएगा कि आप इस डाटा से मतलब या ये जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आप नहीं पे फिर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास और भी जानकारी उससे संबंधित आ जाएगी। जब तक आप ये क्लिक नहीं करेंगे कि हाँ मैं इस जानकारी से संतुष्ट हूँ, तब तक ये जो है अपनी जानकारी और भी बदलते हुए और भी इससे संबंधित जो जानकारी है वो देता जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी एक इंजन है जो एआई से संबंधित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित है। और ये बहुत अच्छी तकनीकी है। तो ये जो है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, किसका फुल फॉर्म? जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिक, लिख लीजिए। जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है? ट्रांसफार्मर, जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चैट जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। जो सेवा है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम बोल देंगे चैट जीपीटी सेवा, ठीक है? मार्च 2024 तक शुरू हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है, खुशी होने वाली बात है कि ये बहुत अच्छी तकनीकी जो है हमारे हम लागू कर रहे हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में
सरकार ने जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में कितनी फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25%, 50%, 80% और 100%। देखिए पूछा क्या गया है कि सरकार ने जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भाई कौन से क्षेत्र की बात चल रही है, अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने फीसदी एफडीआई, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी जो मुद्रा होती है, ठीक है, उसका जो वो निवेश करते हैं, जो भारत में आके, मान लीजिए हमारी भारत की बात चल रही है, तो विदेशी मुद्रा जो निवेश करते हैं, बाहर के जो व्यक्ति हमारी कंपनी में, हमारी अर्थव्यवस्था में अगर निवेश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, तो इसकी इजाजत दे दी है, पर अपनी सरकार ने कितने फीसदी दी है, मतलब कितने परसेंट उनको इतनी आज़ादी दे दी है कि वो इतना निवेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर 50% है तो वो उतना ही निवेश कर सकते हैं, अगर कितने परसेंट है, 25% है, तो वो उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं कि हमारी भारत की कंपनियों या व्यक्तियों कोई भी चीज़ है उस पर निवेश करते हैं। तो ये कितने परसेंट अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी सरकार ने उनको फीसदी या मतलब कोई परसेंट में उनको छूट दी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इसका जो आंसर है वो 100%, मतलब 100% जो है उनको छूट है। आप कितने भी अपनी तरफ से निवेश कर सकते हैं विदेशी मुद्रा, ठीक है। हमारे भारत भारत की जो भी कोई कंपनी होगी, अंतरिक्ष से संबंधित कोई कंपनी होगी, उससे वो भारत के दूसरे जो देश की कोई कंपनी है, अगर हमारे भारत की कोई अंतरिक्ष कंपनी से निवेश करना चाहती है या जुड़ना चाहती है, तो वो कितने का भी 100%, मतलब उसको 100% पूरी छूट दे गई है, वो कितने भी परसेंट का अपना निवेश कर सकती है हमारे भारत में आके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं विदेश की जो कंपनियां हमारे इधर आकर्षित होंगी इस चीज से, और हमारी अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जो क्षेत्र है वो उन्नत होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के बाबर आजम T20 में कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2000, 4000, 7000 और 10,000। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के, कहाँ के भाई, पाकिस्तान के कौन है, बाबर आजम, कोई बाबर आजम जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं T20, उन किस खेल की बात चल रही है, T20 की बात चल रही है, कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम जो है, वो T20 मैच में कितने रन बनाने वाले पहले व्यक्ति ऐसे बन गए हैं, जो उनने इतिहास रचा है। इसका जो ऑप्शन जो सही है वो 10,000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति ऐसे बन गए हैं जिसने 10,000 रन बनाए हैं T20 मैच में, पाकिस्तान के हैं, उनका नाम क्या है, बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम। दो दो सौ सॉरी 217 है, हाँ 217 पारियों में जो है उन्होंने T20 मैच में 10,000 जो रन बना लिए हैं, ठीक है, 10,000 रन बना लिए हैं इन्होंने, जो है विराट कोहली और क्रिस गेल जो है उन्होंने उन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया, किसने, बाबर आजम। वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ये T20 मैच की बात चल रही है, इन्होंने T20 मैच में 10,000 रन बनाकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। चौथा क्वेश्चन है भाई, हाल ही में समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी MTEX 24 का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। बताइए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि समुद्री तकनीकी जो प्रदर्शनी है उसका नाम क्या है, MTEX 24, उसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री कौन है भाई, राजनाथ सिंह, तो उनके द्वारा जो है वो MTEX 24 उसका उद्घाटन किया गया। देखिए ये है क्या, इसका उद्घाटन ये जो है नौसेना से संबंधित है, तो इसका उद्घाटन का क्या है, जो नौसेना में जो भारतीय प्रौद्योगिकी जो मतलब उसका उन्नत होना है, उसको जो भारतीय प्रौद्योगिकी है उसका नवाचार कितना हुआ है, उसकी प्रदर्शनी होगी, उसने हमने कितना उन्नत कर पाए, कहीं ना कहीं उसका एक मिला जुला रूप जो है, उसकी प्रदर्शनी जो है उसका उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह। मतलब सेना के अंतर्गत हमने कितनी प्रौद्योगिकी का नवाचार कर लिया है, कितनी उन्नत कर ली है, उसकी एक प्रदर्शनी, एक नमूने के रूप में इसका उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने, कहाँ पर भाई किसकी प्रदर्शनी, समुद्री तकनीकी जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया, ठीक है। नौसेना से संबंधित ये क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा। चलिए
हम्म, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2025 से 26 तक, 2026 से 27 तक, 2027 से 28 तक, 2028 से 29 तक। देखिए, बताइए, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि सरकार ने महिला सुरक्षा योजना, कौन सी योजना भाई? महिला सुरक्षा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया है, मतलब वो जो है वो जारी रहेगी ये योजना, और मतलब बढ़ा दिया है। पहले 2022 तक थी ये योजना, कौन सी योजना? महिला सुरक्षा योजना जो है 2022, फिर उससे बढ़ाते बढ़ाते मतलब 2025-26 तक ये योजना चालू रहेगी। देखिए, एक अम्ब्रेला योजना है, कौन सी योजना? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये योजना भी आती है। उस योजना और इस योजना का जो उद्देश्य है वो एक ही है, अम्ब्रेला योजना और महिला सुरक्षा योजना। तो अम्ब्रेला योजना जो है, महिला जो उनका भ्रूण हत्या कर दी जाती है, महिला मतलब जो अगर बच्ची है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, अगर हो भी जाती है तो उसकी शिक्षा अच्छे से नहीं होती, फिर वो बड़े होते होते मतलब शिक्षा अच्छे से नहीं हुई, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती, सशक्त नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ये बहुउद्देशीय महिला की सुरक्षा के लिए ये एक योजना बनाई गई है, जिसको बढ़ाकर 2026 मतलब 25-26 पे कर दिया, ये 26 तक ये लागू होगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाना इस योजना का कार्य होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 2025-26। चलिए, छठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु। देखिए, पूछा क्या गया है कि हाल ही में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी, क्या है भाई? पहली हाइपर वेलोसिटी मतलब बेग, वेलोसिटी यानी बेग, मतलब हाइपर यानी बहुत अत्यधिक बेग से जो विस्तार सुरंग परीक्षण है, किसी भी चीज का परीक्षण करना है तो इस इतने बेगसर जो है वो कोई एक सिस्टम तैयार किया है, वो किस संस्थान ने किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो आंसर है वो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो है हाइपरसोनिक और हाइपर वेलोसिटी की एक जो है सिस्टम तैयार किया है, जो आवाज मतलब हाइपरसोनिक यानी मतलब अपनी आवाज से 5 गुना ज्यादा स्पीड में वो चलेगी और वहाँ की जो है स्थिति देखेगी, मतलब वायुमंडल में कोई भी स्थिति हो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका वेग बहुत हाइपर वेलोसिटी यानी मतलब बहुत तेज गति से वो चलने वाली होगी। 3000 मीटर प्रति सेकंड चलने वाली ये एक सिस्टम है, जो एक किसी भी परिस्थिति को जांचने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जांचने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो वो किसने तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। किसने? आईआईटी कानपुर द्वारा ये तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कितने परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, परियोजनाएं पूछ रहे हैं तो इसके ऑप्शंस हैं 9, 10, 13, 15। क्या पूछा गया है? जापान के द्वारा भारत में, जापान जो देश है उसके द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं उसमें, बहुत सारी परियोजना है, उनके लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जापान जो देश है उसने भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी परियोजना अलग अलग क्षेत्र में वो परियोजनाएं उसके लिए निवेश किया है, वो भी कितने का? 12,800 जो करोड़ है वो निवेश किया है जापान ने। तो कितनी परियोजनाएं हैं कि जापान ने हमारी हेल्प की है? उसका जो आंसर है वो है 9। 9 परियोजनाएं हैं उससे संबंधित जो है जापान हमारी हेल्प कर रहा है, और उसने जो निवेश किया है 12,800 करोड़ रुपए का जापान ने हमारे भारत में निवेश किया है। जो परियोजना है वो सक्सेसफुल हो सकेंगी। दक्षिण में बहुत सारी योजनाएं हैं, देखिए मैं आपको दो तीन जो है वो योजना देख लेते हैं। क्या है? देखिए, परियोजना में नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है वो इस परियोजना में सम्मिलित है। तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना, तेलंगाना आप सभी को पता है दक्षिण में है, तो उसको बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उन परियोजनाओं में से एक ये भी है। तो बहुत सारी परियोजना जो रोड संबंधित है, चेन्नई पेरिफेरल रोड जो रिंग रोड है उसका निर्माण करना है, तो ये कुछ परियोजनाएं जो है उसमें सम्मिलित हुई है। चलिए, को टोटल मिला के जो है वो 9 परियोजनाएं इसमें सम्मिलित है। ये मैंने आंसर दे दिया। चलिए, अब क्या है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं,
केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। पूछा क्या गया है कि केंद्रीय मंत्री, कौन से केंद्रीय मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं? शिक्षा एवं कौशल जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं, ठीक है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा और कौशल मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत ये मंत्रालय के मंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है किस राज्य में भारत के किस राज्य में जो है स्किल इंडिया स्किल इंडिया सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया है? हमारे जो मंत्रालय के मंत्री, कौन से मंत्रालय के? शिक्षा एवं कौशल मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने भारत के किस राज्य में इंडिया या स्किल इंडिया जो सेंटर है वो कौन से राज्य में स्थापित किया है? देखिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है और इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। इसका क्या आंसर है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है उन्होंने स्किल इंडिया सेंटर स्थापना की है। मतलब किसी भी क्षेत्र में या उद्यम के क्षेत्र में अगर उसको रोजगार मिलना चाहिए, अगर कोई चीज हम रोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, कौशल यानी, ठीक है, स्किल यानी कौशल, मतलब किसी क्षेत्र में पारंगत होना। अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपको किसी भी चीज के लिए कोई कौशल मांग रही है कि आपको ये आना चाहिए, तो आपको वो आता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप हर स्किल सीख सकते हैं, कौशल सीख सकते हैं, उसमें उन्नत हो सकते हैं। और अगर आप उस चीज में उन्नत हो चुके हैं तो आप किसी भी जगह या किसी भी कंपनी में जाकर आपकी वो उस कौशल के आधार पे जॉब लग सकती है। तो कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा देना है और आपका जो कौशल है उसमें उन्नत करना है, ठीक है। कौशल मतलब कोई क्षेत्र में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो वही आपका कौशल बन जाता है। तो उस शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाया भी जाएगा। कौशल आपको तभी तो मिलेगा जब आप थोड़ी बहुत उसकी जानकारी रखेंगे। तो उससे संपूर्ण जानकारी यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी और कौशल आपको पूरा उसमें पारंगत करना इस सेंटर का काम होगा, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तो वो किस राज्य में है भाई? उड़ीसा राज्य में। धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्रालय है उस जो मंत्री हैं उन्होंने उड़ीसा राज्य में ऐसा सेंटर स्थापित किया है। चलिए, अब देखिए नवा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के नवे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अमित शाह। देखिए, पूछा क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में जो है रायसीना डायलॉग जो है वो नवे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? रायसीना डायलॉग उसका एक नवा संस्करण है, उसका उद्घाटन किसने किया है? इसका जो आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। ये एक भारतीय सम्मेलन है, ये एक भारतीय सम्मेलन है। ये वैश्विक समुदाय में आने वाली कोई भी समस्या है उस पर बातचीत की जाती है। हर साल में होने वाला ये एक सम्मेलन है। कोई भी समस्या हो, वैश्विक स्तर की हो या हमारे ही कहीं की कोई भी समस्या हो, उस पर बातचीत की जाती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो उसका जो एक सम्मेलन है उसका नाम क्या है? रायसीना डायलॉग। जो अभी कौन से संस्करण अभी हुआ है? वो हुआ है नवा संस्करण, ठीक है, दिल्ली में ये आयोजित हुआ है। इसमें ग्रीस के जो है प्रमुख इसमें सम्मिलित हुए, उनका नाम क्या है? कीरा कोश। कीरा कोश जो है मिथियो मित्सोटाकिस, ठीक है, ये नाम बड़े अजीब होते हैं। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इनका नाम क्या है? क्रियाकोश मित्सोटाकिस, ठीक है, इतना ही बस ध्यान रख लीजिए। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में ये सम्मिलित हुए थे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शशि थरूर को किस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ये हमने क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। शशि थरूर जो है वो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल सांसद सदस्य के में अभी कार्यरत हैं, ठीक है। सांसद संसद जो है उसमें अभी सदस्य के रूप में अभी कार्यरत हैं। क्या नाम है उनका? शशि थरूर। और उन्होंने किस देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्राप्त किया है? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस, ठीक है। अभी कल परसों ही पढ़ा है आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी देंगे, आप सभी को इसका आंसर पता है।
चलिए जल्दी निकाल देती हूँ इसको, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें आप देख ही लेंगे, पर फिर भी जिस अपनी अपनी ईमानदारी से इसका आंसर दे। चलिए, तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका हम आंसर देख लेते हैं, क्या है भाई क्विज का। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS ग्राम मानचित्र पेश किया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने किया है, क्वेश्चन क्या था, ग्राम मानचित्र जो है वो किसने पेश किया है या लागू किया है या लॉन्च किया है, तो उसका जो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय ने ये ऐसा किया है। चलिए थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मंत्रालय ने, ठीक है, कौन से मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने है, इसके अतिरिक्त क्या किया है वो देख लेते हैं। परियोजनाएं, परिसंपत्तियों की जियो ट्रैकिंग, क्या भाई, जियो ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल आधारित समाधान है जिससे हम किसी को ट्रैक कर सकते हैं या कोई भी मंत्रालय से संबंधित कोई भी चीज है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है, मोबाइल आधारित एक ऐप है, उसका नाम क्या है, एक्शन सॉफ्ट। एक्शन सॉफ्ट जो है, ठीक है, एक्शन सॉफ्ट जो है लॉन्च किया है। ये भी स्पेशल याद रखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पंचायती राज जो मंत्रालय है उसने ग्राम मानचित्र पेश किया है, और दूसरा एक मोबाइल ऐप है जो ट्रैकिंग का काम करेगा। कौन सा ऐप है, उसका नाम क्या है, एक्शन सॉफ्ट। ठीक है, एक्शन सॉफ्ट जो है पंचायती राज ने लॉन्च किया है। चलिए आज का क्विज और देख लेते हैं, जो सभी आप आंसर देंगे। सुंदर साला और महाबचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, पूछा क्या गया है, सुंदर साला और महाबचन जो है उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी को इसका आंसर देना है कमेंट में। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ, राधे राधे।